इस मालूमाती नशिस्त में खुशामदीद। आज हम एक बेहद दिलचस्प और गहरे मौजू पर बात करने जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा लगा है कि मसाइल इतने उलझ गए हैं कि बाहर निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा? चलिए देखते हैं कि इस उलझन के अंधेरे में हम वाज़ेहत और सुकून की रोशनी कैसे ढूंढ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की और गहरी कहानी से। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक इंतहाई तारीक रात है, घुप अंधेरा छाया हुआ है और एक नाबीना शख्स सड़क पर चल रहा है। ये शख्स बिल्कुल देख नहीं सकता, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसके हाथ में एक जलता हुआ चिराग है। अब कोई भी ये मंजर देखेगा तो जहन में फौरन ये सवाल उभरेगा कि आखिर जो शख्स खुद देख नहीं सकता, उसे चिराग की क्या ज़रूरत? जब इस नाबीना शख्स से यही सवाल पूछा गया तो उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त था। उसने बताया कि ये चिराग दरअसल उसके अपने लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि इस अंधेरे में गुजरने वाले दूसरे लोग जिनकी आंखें देख सकती हैं वो इससे टकराकर ठोकर न खाएं। रोशनी और वजाहत यानी क्लैरिटी का यही खूबसूरत इस्तिआरा हमारी आज की इस पूरी गुफ्तगू का मरकजी ख्याल है। इसी चिराग की मिसाल को जहन में रखते हुए आइए कैडलन के कानून की तरफ बढ़ते हैं। ये कानून जेम्स क्लेवेल के मशहूर नावल किंग राइट के एक ख्याली किरदार से जुड़ा है। ये कानून कहता क्या है? बहुत आसान लफ्जों में, अगर किसी मसले को वाज़े तौर पर लिख लिया जाए तो समझ लीजिए कि मसला आधा हल हो गया। यानी जब उलझनों को सिर्फ दिमाग में रखने के बजाय कागज पर उतारा जाता है तो वो लिखावट हमारे जहन के लिए एक रोशन चिराग बन जाती है और अंधेरे में छुपे रास्ते साफ नजर आने लगते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कानून मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन के मसाइल हल करने के तरीके से बिल्कुल मेल खाता है। आइंस्टाइन का कहना था कि अगर उनके पास किसी मसले को हल करने के लिए 1 घंटा हो तो वो 55 मिनट मसले को समझने और बयान करने में लगाएंगे और हल निकालने में सिर्फ 5 मिनट। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि मसले की दुरुस्त पहचान करना उसे हल करने जितना ही अहम काम है। अगर तारीख के अजीम मुफक्किरों और दिमागों पर नज़र डालें तो ये बात और भी वाज़े हो जाती है। मिसाल के तौर पर लियोनार्डो डा विंची को ही ले लीजिए। उनकी नोटबुक्स ऐसे बुनियादी सवालों से भरी हुई थीं कि आसमान नीला क्यों है। इसी तरह थॉमस एडिसन के पास हज़ारों नोटबुक्स थीं जो कच्ची तहरीरों और खाकों से भरी पड़ी थीं। इन तमाम अजीम लोगों का तरीका हमें बताता है कि कागज़ पर लिखना दरअसल सोचने का ही दूसरा नाम है। जब हम लिखते हैं तो कागज़ हमारी बड़ी से बड़ी उलझन को बिल्कुल सादा बना देता है। आजकल के तेज़ रफ्तार कॉरपोरेट माहौल में हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं, मसाइल मत लाओ, हल लेकर आओ। सबको बस फौरन कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का अप्रोच हमें कहता है कि ठहरो, आंखें बंद करके हल की तरफ भागने के बजाय रुक कर बुनियादी मसले को ठीक से समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मसला ही गलत समझा तो उसका सही हल निकालना किस काम का? किसी पेचीदा तंजीमी माहौल में काम करते हुए अपना नज़रिया बदलना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। हमें सिर्फ सतही अलामात यानी सिम्टम्स को देखने के बजाय उनकी बुनियादी वजूहात तक पहुंचना होता है। जर्नी मैप्स या एम्पैथी इंटरव्यूज़ जैसे टूल्स बिल्कुल यही करते हैं। ये टूल्स पेचीदगी से वजाहत की तरफ ले जाते हैं, मफरूज़ों से निकालकर हक़ाइक़ पर मबनी तख्लीक में मदद देते हैं और सबसे अहम बात, फ़ौरन हल तलाश करने की आदत से निकालकर मसले को ठीक से बयान करने पर मजबूर करते हैं। थियरी से आगे बढ़ते हुए ज़रा देखते हैं कि यह तसव्वुर एक अमली और एकेडमिक माहौल में कैसे काम करता है। GMAT का इम्तहान दुनिया भर में अपने पेचीदा और जानबूझकर उलझा देने वाले सवालों की वजह से मशहूर है। ऐसे इम्तिहान में कैडलन का कानून सच में एक गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये हमें गैर ज़रूरी मालूमात की उलझन से निकालकर असल सवाल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, उलझे हुए सवाल को अपने और आसान लफ्ज़ों में दोबारा लिखें। दूसरा कदम, इसमें से सिर्फ अहम मालूमात निकालें और फजूल बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। और तीसरा कदम यह है कि इस सवाल का खाका या चार्ट बनाकर उसे देखने के काबिल बनाएं। जब हम इम्तिहान में ये तरीका अपनाते हैं तो न सिर्फ कीमती वक्त बचता है, बल्कि जहनी दबाव और घबराहट भी नुमाया हद तक कम हो जाती है। दिमागी पहेलियां सुलझाने के बाद अब हम आते हैं जज्बाती और नफ्सियाती सेहत की तरफ। जज्बात को संभालना भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना। इसके हल के लिए मेडिकल साइंस एक बाकायदा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जैसे इदारे भी मानते हैं। इसे थेरेप्यूटिक जर्नलिंग या मुआलजाती रोजनामचा कहा जाता है। ये कोई आम टोटका नहीं है, बल्कि साइंसी तौर पर माना हुआ एक बाकायदा इलाज है। यहाँ ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि थेरेप्यूटिक जर्नलिंग रोज़मर्रा की आम डायरी लिखने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो डायरी नहीं जहाँ आप लिखें कि आज मैंने क्या खाया, बल्कि ये एक बाकायदा और बामकसद मश्क है जिसमें किसी मुश्किल या सदमे से जुड़े जज्बात और तल्ख यादों को जानबूझकर अल्फाज के ज़रिए बाहर निकाला जाता है।
اس سے دماغ میں پھنسی ہوئی تکلیف دہ یادیں پروسیس ہوتی ہیں اور ہم اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے پاتے ہیں۔ ڈاکٹر جیمز پینی بیکر نے اس کلینکل طریقے کو 4 واضح اور آسان سٹیپس میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، کسی ایسے واقعے کا انتخاب کریں جس نے جذباتی طور پر پریشان کیا ہو۔ دوسرا، لگاتار 15 سے 20 منٹ تک بغیر رکے اس کے بارے میں لکھیں۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ اس مشق کو مسلسل 4 دن تک دہرائیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، یہ آپ نے صرف اپنے لیے لکھنا ہے، اس لیے املا یا گرامر کی فکر تو بالکل نہیں کرنی۔ یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی اسے آزما سکتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جس خالی صفحے سے ہم اکثر گھبراتے ہیں، شفا بھی ہمیں اسی صفحے پر ملتی ہے۔ جب ہمارے اندر کا خوف اور شدید ذہنی دباؤ کاغذ پر منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی طاقت بڑی حد تک ٹوٹ جاتی ہے۔ جو چیز دماغ پر حاوی ہوتی ہے، صفحے پر آ کر وہ بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لکھنے کا یہ عمل صرف ایک سرگرمی نہیں بلکہ بذات خود علاج کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اور سچ کہوں تو یہ جان کر حیران ہوتی ہے کہ لکھنے کے یہ فائدے صرف دماغ تک محدود نہیں ہیں۔ جذباتی رکاوٹوں کو کاغذ پر نکالنے سے جسمانی صحت پر واقعی حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میڈیکل ڈیٹا کے مطابق اس عمل سے دمہ کے مریضوں کے پھیپھڑوں کی کارکردگی بہتر ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اسی طرح گٹھیا کی شدت میں کمی، HIV کے مریضوں کے مدافعتی نظام میں بہتری اور یہاں تک کہ جنہیں نیند نہیں آتی ان کے نیند آنے کے وقت میں نمایاں کمی نوٹ کی گئی ہے نا کمال کی بات؟ چونکہ یہ ایک بہت طاقتور طریقہ ہے، اس لیے طبی ماہرین کچھ نہایت اہم احتیاطوں پر بھی زور دیتے ہیں۔ پہلی بات، کسی بڑے صدمے کے فوراً بعد مت لکھیں، کچھ ہفتوں کا وقت دیں۔ دوسرا، یہ توقع رکھیں کہ لکھنے کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اداسی محسوس ہو سکتی ہے، جو کہ نارمل ہے۔ تیسری بات، اگر لکھتے ہوئے شدید بے چینی ہو تو فوراً لکھنا روک دیں۔ اور آخری احتیاط یہ کہ اگر منفی جذبات برقرار رہیں تو کسی پروفیشنل سے رجوع کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اپنی آج کی زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم اردو کی اس مشہور اور گہری کہاوت پر غور کرتے ہیں، سوچ بدلو قسمت بدلو۔ واقعی ہر مشکل اور ہر الجھن دراصل ایک سبق ہوتی ہے۔ اگر ہم قلم اور کاغذ کا استعمال کر کے اپنے خیالات کو واضح کر لیں، اپنی سوچ کو نیا رخ دیں، تو ہم اپنی قسمت کے راستے اور اپنی منزلیں خود روشن کر سکتے ہیں۔ تو اس نشست کو ہم ایک بہت ہی غور طلب سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ان تمام طریقوں کو جاننے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں، آج ہم صرف اپنا قلم اٹھا کر اور کاغذ پر لکھ کر اپنی زندگی کا کون سا بجھا ہوا چراغ روشن کرنے کا انتخاب کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنے راستے کو واضح کرنے کا یہ سفر آج ہی شروع کریں گے۔